भारतीय पत्रकारिता में, खास करके हिंदी पत्रकारिता में कुछ एक लोग ही हुए जिन्होंने पत्रकारिता के लिए आदर्श और प्रतिमान दोनों स्थापित किए। अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद पेशेवर ईमानदारी को बनाए रखना और बतौर पत्रकार इस देश की सत्ता के साथ सवाल करना और समाज के हक में अपनी बात को बार बार मजबूती से रखने का साहस जिन लोगों में रहा, राम बहादुर जी उनमें से हैं। हिंदी पत्रकारिता के आकाशदीप की तरह दूर से दिखाई पड़ते हैं और हर पत्रकार कमोबेश हिंदी का जो है वो चाहता है कि आदर्शों में, सिद्धांतों में, ईमानदारी में, पेशेवर जो कौशल है उसमें और अनुशासन में आपकी तरह हो। चूँकि मैं अनुशासित नहीं हूँ और मुझे लगता है कि बार बार आपसे मैं सीखता हूँ। हिंदी की जो पूरी ज़मीन रही है वो आंदोलन से पटी पड़ी रही है। जब भी बड़े बदलाव हुए उन बदलावों के कारण आंदोलन रहे और एक बड़ा बदलाव मैं वहीं से शुरू करता हूँ, जेपी आंदोलन से, जहाँ से आपका जीवन, करियर और सक्रियता शुरू होती है। उसने एक सरकार को बदला, एक नई व्यवस्था देश में आई और कई उम्मीदों के साथ आई, लेकिन वो व्यवस्था कुछ ही समय के बाद से उन उम्मीदों पर पानी फेर गई। जयप्रकाश नारायण के साथ आप बहुत नज़दीक से काम करते हैं, उस आंदोलन को आपने देखा है, उसके भीतर की गिरह गांठें समझी हैं, उसकी सफलता असफलता दोनों को आप ठीक से जानते हैं। उस आंदोलन को राम बहादुर राय बतौर पत्रकार कैसे देखते हैं? उस आंदोलन में मैं पत्रकार नहीं था जी, उस आंदोलन का कार्यकर्ता था। और कार्यकर्ता के रूप में भी हमने देखा है और पत्रकार के रूप में उसके बाद उस आंदोलन को जब मैं याद करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उनको बड़ा भरोसा था कि एक व्यवस्था परिवर्तन इस आंदोलन से निकलेगा। जेपी ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको ये बात तो याद होगी कि जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। हो सकता है बहुत कम लोगों को ये बात मालूम हो कि जेपी ने अपने जीवन में राजनीति छोड़कर सर्वोदय की राह पकड़ी और राजगीर में जो सर्वोदय का सम्मेलन हुआ वह सर्वोदय आंदोलन का एवरेस्ट था। लाखों लोग आए, विनोबा की 20 साल की पदयात्रा वहाँ पूरी हुई और वहीं पर विनोबा ने यह घोषित किया कि अब मैं क्षेत्र संन्यास लूँगा। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन विनोबा वर्धा पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र संन्यास नहीं लिया बल्कि वर्धा से ही सर्वोदय आंदोलन को दिशा देने या नियंत्रित करने की उन्होंने कोशिश की, जिससे कि विनोबा और जेपी का टकराव हुआ। इसे थोड़े लोग जानते हैं। और फिर जेपी को ये भी लगने लगा कि सर्वोदय का जो तूफान आना चाहिए वो तो आया नहीं, तो पुनर्विचार उन्होंने करना शुरू किया और उस पुनर्विचार की शुरुआत की उन्होंने गांधी विद्या संस्थान बनारस में, जब उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार बुलाया, यूथ फॉर रिवोल्ट। और उस सेमिनार के बैकग्राउंड में कान बेंडेट का वह आंदोलन था जो पेरिस की सड़कों पर लाखों विद्यार्थियों के साथ निकला था और देगाल की फ्रांस के राष्ट्रपति देगाल की सत्ता को उसने चुनौती दी थी। तो जेपी को ऐसा लगा कि परिवर्तन का वाहक मजदूर और किसान नहीं हो सकता, विद्यार्थी हो सकते हैं। और ये गुजरात में दिखाई पड़ा। वही
बिहार में उसकी सुगबुगाहट दिखाई पड़े। तो उस आंदोलन का जब चरम उन्होंने देखा तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। लेकिन 1 नवंबर 1974 वह जेपी आंदोलन का काला दिन है, जब उस आंदोलन का भटकाव शुरू हुआ और 1 नवंबर 1974 को जेपी सुबह सुबह इंदिरा गांधी के घर गए थे। कांग्रेस के 2 नेताओं के कहने पर गए थे, श्याम नंदन मिश्र और राजा दिनेश प्रताप सिंह। 31 अक्टूबर को चंद्रशेखर को जब पता चला कि जेपी दिल्ली आए हैं, चुपके से आए हैं, सरकार की योजना में आए हैं, तो चंद्रशेखर उनसे मिलने के लिए गए और मिलकर निकल रहे थे तो जेपी बड़े संकोच में, जेपी ने उनसे कहा कि भोजपुरी में कहा कि रौरा से हम ये बात बताएं या ना बताएं। तो चंद्रशेखर ने कहा कि अगर दुविधा में आप हैं तो मत बताइए। लेकिन फिर वो रुके और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मुझे कल इंदिरा गांधी से मिलना है। राजा दिनेश सिंह और श्याम नंदन बाबू आए थे, उन्हीं के साथ मैं विमान से आया हूँ। लेकिन इन लोगों ने बार बार कहा कि आप ये बात चंद्रशेखर को मत बताइए। तो ऐसा क्यों कहा? तो चंद्रशेखर ने उनसे कहा कि इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। इसलिए कहा, इसलिए इन लोगों ने कहा है क्योंकि जब बातचीत आपकी इंदिरा गांधी से विफल हो जाएगी, टूट जाएगी, तो ये सब पीछे हट जाएंगे और ये भी नहीं कहेंगे कि मेरे प्रयास से ही आए हैं। और ये तो कहेंगे ही नहीं कि मैं जेपी के साथ खड़ा हूँ। अगर मैं आपके साथ मैं माध्यम होता तो बातचीत टूटने पर मैं कहता कि मैं जेपी के साथ खड़ा हूँ, इंदिरा गांधी के खिलाफ हूँ। बातचीत तो टूट गई और बातचीत टूट इसलिए गई क्योंकि इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र किया। बातचीत जेपी और इंदिरा गांधी के बीच होनी थी, लेकिन जैसे ही जेपी वहाँ पहुँचे, एक सफदरजंग रोड, तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि बाबू जगजीवन राम को भी बुला लें, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि कोई एतराज़ नहीं, बुला लीजिए। जो बात इंदिरा गांधी को करनी थी वो बाबू जगजीवन राम कर रहे थे और पूरे समय तक इंदिरा गांधी तमाशा देख रही थी, या कहना चाहिए कि जगजीवन राम को उकसा रही थी। और अंत में उन्होंने कहा कि जेपी, आप कुछ देश के बारे में भी सोचिए। और जेपी को यह बात तीर की तरह लगी। जेपी ने पलटकर जवाब दिया और कहा कि इंदो, मैंने पूरे जीवन में देश के अलावा और क्या किया है। और जब वहाँ से वो निकले, उनके साथ गांधी पीस फाउंडेशन के उस समय के सेक्रेटरी राधाकृष्ण थे, प्रभाष जोशी थे। दोनों से रास्ते में कहा उन्होंने कि अब इंदिरा गांधी से मुकाबला चुनाव के मैदान में होगा। और मैं ये मानता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं जानता जी, मैं ये मानता हूँ कि जेपी की वो बड़ी भूल थी। संपूर्ण क्रांति का भटकाव उनके इस एक वाक्य से शुरू हुआ और जाकर के संसदीय राजनीति के परनाले में संपूर्ण क्रांति पड़ गई। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी से 1 नवंबर 1974 की जो मुलाकात थी जेपी की, वो राजनीति या सत्ता की तरफ भटक गई?
वो भटकाव का शिकार हो गई और भारत के एक बड़े वर्ग को जो उम्मीद उस आंदोलन से उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। इंदिरा गांधी के खिलाफ सियासी मोर्चा जेपी को नहीं थामना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई पहली घटना नहीं हुई। आज़ादी के आंदोलन में भी रख दीजिए, आज़ादी के आंदोलन में भी ये दुर्घटना हो चुकी थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के आंदोलन में भी ये दुर्घटना हुई। तो ज्ञात इतिहास में, स्वाधीनता संग्राम के ज्ञात इतिहास में और स्वाधीनता के प्राप्ति के बाद के इतिहास में एक बार ये दुर्घटना हुई 1934 में, जब बिहार में भूकंप था और राजेंद्र बाबू, आचार्य JB कृपलानी भूकंप में राहत के काम का कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और राजेंद्र बाबू बार बार गांधी जी को कह रहे थे कि आप पटना आइए। गांधी जी आए, देर से आए, क्योंकि गांधी जी बड़ी उलझनों में थे उस समय। और जब वो पहुँचे वहाँ, ये 1934 की बात है, तो उस समय पटना में 3 घटनाएं हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी गांधी से मिलने के लिए गए और गांधी भूकंप राहत के काम को देख रहे थे। इन तीनों में जो बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये कि मुख्तार अहमद अंसारी के आग्रह पर गांधी जी ने अपना व्रत तोड़ा। तब तक गांधी जी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के खिलाफ थे और हिंद स्वराज में जो उन्होंने संसद के बारे में लिखा था उससे पर अड़े हुए थे। पहली बार उन्होंने मुख्तार अहमद अंसारी के आग्रह पर कांग्रेस को संसदीय राजनीति पर चलने की अनुमति दी। उससे पहले का आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए तो गया कांग्रेस से लेकर के और 1934 के कांग्रेस तक गांधी कांग्रेस के भीतर गांधीवादी संसदीय राजनीति के खिलाफ खड़े हैं और मोतीलाल नेहरू, KM मुंशी, चित्तरंजन दास पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की तरफ है। कांग्रेस 2 हिस्से में बटी हुई है, एक गांधीवादी रास्ते में बटी हुई है और एक संसदीय रास्ते में बटी हुई है। गांधी जी ने जिस तरह से 1934 में अपने पूर्ण स्वराज के सपने को संसदीय राजनीति को गिरवी रख दिया, उसी तरह से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को संसदीय राजनीति को सौंप दिया। और यही बात मैं कहना चाहूँगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के भ्रष्टाचार के आंदोलन की शुरुआत में मुझे याद है विश्वनाथ प्रताप सिंह जब जनमंच बनाया उन्होंने, तो उनसे लोग चुनाव की बात करते थे। और मैं आपको एक संस्मरण बता देता हूँ। जब से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनमंच बनाया था, मेरा ख्याल है जनमंच ही नाम था या कुछ, जनमंच था, जनमंच था, जनमोर्चा बनाया था। आपने ठीक, ये दिनेश कुशवाहा जी ने ठीक सुधारा है। तो जनमोर्चा जब बनाया था तो बीच बीच में मैं उनसे पूछता रहता था, क्योंकि नवभारत टाइम्स में मैं उस समय था और मेरी बीट जनमोर्चा थी। तो और जनमोर्चा के जन्म से पहले से ही हम विश्वनाथ प्रताप सिंह को कवर कर रहे थे अखबार की ओर से। तो उनकी करीब 2.5 साल की यात्रा में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां हम उनके साथ ना गए हों। मुझे याद आ रहा है 1987 के आसपास की बात है। हम लोग चेन्नई में थे। चेन्नई में एक छोटी सी सभा विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी और उस समय DMK
के लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिलना चाहते थे और करुणानिधि से उनकी भेंट कराना चाहते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने करुणानिधि से भेंट नहीं की क्योंकि करुणानिधि महाभ्रष्ट राजनीतिक नेता उनकी निगाह में थे और वास्तव में भी थे। वहाँ से हम लोग जा रहे थे आचार्य नरेंद्र देव का जहाँ निधन हुआ था वहाँ, क्योंकि चंद्रशेखर जी ने वहाँ एक छोटी सी मीटिंग बुला रखी थी जिसमें अजीत सिंह को शामिल होना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को शामिल होना था, विद्याचरण शुक्ल को शामिल होना था। हम लोग कार से उधर बढ़ रहे थे। मदुराई से आगे बढ़ने के बाद जहाँ दोपहर में भोजन था, भोजन के बाद मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहा कि मुझे यहाँ से और जहाँ पहुँचना है उस बीच मुझे आप अपनी गाड़ी से बाकी लोगों को हटाइए, हमको आपसे बात करनी है। तो उन्होंने ऐसा ही किया और हम लोग 40-45 मिनट की बात करते रहे आपस में। मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि आप ये बताइए ये जनमोर्चा कितने दिन चलाएंगे और राजनीतिक दल कब बनाएंगे। तो उन्होंने हिसाब लगाया, बहुत हिसाबी आदमी थे वीपी सिंह। उन्होंने कहा कि अच्छा चुनाव कब होना है। तो उस समय जब हम लोगों की बात हो रही थी तो 11 महीने था, तो उन्होंने कहा कि चुनाव से 8 महीना पहले। और आप जानते हैं कि 11 अक्टूबर 1988 को बेंगलुरु में जनता दल का गठन हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी जो आंदोलन चला रहे थे शुरू में, अगर वो जनता दल की राजनीति में न जाते तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वास्तव में आंदोलन शुरू होता। लेकिन उन्होंने भी वो जो संसदीय राजनीति का रास्ता चुना, उससे आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक उस चुनाव के कारण या 89 में भ्रष्टाचार एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बना, लेकिन भ्रष्टाचार पर प्रहार का जो वास्तव में प्रहार होना चाहिए व्यवस्थागत परिवर्तन से, वो नहीं हुआ। तो ये 3 दुर्घटनाएं मैं मानता हूँ। आपने पूछा इसलिए मैंने जो सोचता हूँ बताया। मेरा फिर अब इन तीनों बातों को सुनने के बाद से 2-3 बातें, क्योंकि भारत संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से ही आज जहाँ है वहाँ खड़ा है। अगर गांधी का फैसला 1934 का सही नहीं था आपके लिहाज से, या जयप्रकाश नारायण को अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए था बजाय कोई इंदिरा गांधी के मुकाबले में उतरते उनको सत्ता से हटाने की जिद ठानते, या फिर भ्रष्टाचार को लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे खड़ा हुए अगर वो पार्टी नहीं बनाते तो कुछ रास्ता निकल जाता, अगर ये ऐसा होता रहता तो फिर संसदीय लोकतंत्र और यह जो भारत हिंदुस्तान यहाँ तक पहुँचा है, उन फैसलों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, या फिर उन फैसलों ने नुकसान ही किया है। पहली बात यह है कि संसदीय लोकतंत्र भारत के स्वभाव के विपरीत है, और जिस संसदीय लोकतंत्र का हम गुणगान गा रहे हैं वो संसदीय लोकतंत्र भारत के गरीब आदमी के हित में नहीं है। गरीब का नारा दिया जाता है, गरीबों के लिए आंसू बहाए जाते हैं, घड़ियाली आंसू भी कह सकते हैं। लेकिन आज जो है वो इतने दिनों के बाद अगर आप 50 से माने संसदीय राजनीति, तो जितने दिन हो गए हैं हमने अब कोई भी ईमानदार व्यक्ति इस संसदीय राजनीति को इस रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेगा। वे लोग स्वीकार करना चाहेंगे जिनको सत्ता की राजनीति करनी है। लेकिन जेपी ने जब 1959 में जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और उस पत्र से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई,
जो अंततः 1993 में, देखिए हमारी रफ्तार संसदीय राजनीति कितनी है, इससे आप नापिए। जवाहरलाल नेहरू को 59 में जेपी एक पत्र लिखते हैं और वो पत्र आज एक छोटी किताब के रूप में उपलब्ध है, जिनको भी पढ़ना हो पढ़ें। राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना एक सुझाव। उस पत्र के कारण हमारे यहाँ पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई, और इसलिए शुरुआत हुई क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू ने रूस के मॉडल पर सामुदायिक विकास योजना में परिवर्तित कर दिया था। और वो जब वो रिव्यू हुआ 1957 में, तो 1 इंच भी वो सामुदायिक विकास योजना आगे नहीं बढ़ी थी। जाकर के 1993 में नरसिंह राव ने पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दी, और आज भी पंचायत राज प्रणाली पर भारत सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है, उस पैसे का उपयोग क्या गांव के लिए हो रहा है? नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हर जिले का कलेक्टर उस पैसे को अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए है, और हमारी जो शासन व्यवस्था है, राज्यों में बने हुए पंचायत कानून हैं, उन पंचायत कानूनों में पंचायतों को, गांव सभाओं को, गांव सभा के सभापति को का कोई रोल नहीं है। अभी सुनील कुमार हैं, सुनील कुमार सिंह नाम है उनका, बिहार के हैं, कपिल देव बाबू के भतीजे लगते हैं, पंचायत सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए। एक दिन मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबा गौड़ा पाटिल ने एक पत्र लिखा था, और लिखा था पूरे देश के गांव सभाओं के लिए लिखा था कि आप ग्राम सभा दिवस बनाइए। तो ये सुनील कुमार जो पंचायत सेक्रेटरी कई साल तक थे, उनके लिए ये सूचना थी। उन्होंने कहा कि वो पत्र आप दे सकते हैं। मैंने कहा कि मैं दे सकता हूँ। मैंने उनको दिया, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, रिसर्च आर्टिकल लिखा है कि पंचायत व्यवस्था को अगर सुधारना हो तो ग्राम सभा को आप सशक्त बनाइए। भारत सरकार से रिटायर हुआ एक पंचायत सेक्रेटरी 2 बातें कहता है। पहली बात कहता है कि मैं पंचायत सेक्रेटरी था, मुझे ये पत्र दिखाया नहीं गया। आप सोच लीजिए कैसी है व्यवस्था। दूसरा कि रिटायर होने के बाद उनको इल्हाम हुआ कि ग्राम सभा बैठती नहीं है और ग्राम सभाएं फैसला नहीं करती हैं। तो जो केंद्र से पंचायतों के लिए ग्राम विकास के लिए पैसा जा रहा है, उसका फैसला कौन कर रहा है? वे लोग कर रहे हैं जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं रखते, और उनका नाम है जिलाधिकारी। हमने कोरोना काल में 21 राज्यों का पंचायत व्यवस्था पर एक वेबिनार रखा, और राष्ट्रीय वेबिनार किया 21वां, जिसमें उस समय तोमर जी थे पंचायत मंत्री। उनको हमने कहा, वो आए और बातचीत भी हुई। कोरोना के बाद उस पंचायत के वेबिनार में जो लोग भी शामिल थे, 250-300, उनको हमने एक दिन बुलाया, और गिरिराज सिंह उस समय पंचायत मंत्री थे, वो मंच पर थे, हमारे आग्रह पर आए। तो सभी लोग अपनी अपनी बात जब कहने लगे, तो गिरिराज सिंह बोले कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमा दूं और आपकी समस्याएं हल हो जाए। जो लोग बोल रहे थे वो ये कहना चाहते थे कि
ग्राम सभाओं को अधिकार मिलना चाहिए और जिलाधिकारियों से अधिकार कम हो, अधिकार छीने जाने चाहिए। तो मैं अध्यक्षता कर रहा था, मैंने कहा कि गिरिराज जी को जादू की छड़ी चाहिए, तो मैं जादू की छड़ी देता हूँ। जादू की छड़ी यही है, आप कैसे करेंगे आप देख लीजिए। भारत सरकार एक आदेश जारी करे कि पंचायतों का मामला जिलाधिकारियों से लिया जाता है, यानी पंचायतों को जिलाधिकारियों से मुक्त कराया जाए, यही जादू की छड़ी है। और वहाँ जो लोग थे उनको अच्छा लगा। मैं आज भी कहता हूँ कि संसदीय राजनीति एक छलावा है। पुनर्विचार इस बात पर होना चाहिए कि हमारी राज्य व्यवस्था गांधी, अरविंदो, विवेकानंद और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आज जो राज्य व्यवस्था है वो जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, देश विरोधी है। मैं अपनी बात यहाँ पूरी कर रहा हूँ।